Yes, we are live now. वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है ये है MCQ सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए। और थोड़ा सा हमारा बीच में 1-2-4 दिन लेक्चर हो नहीं सका, सेशन हमने अपलोड नहीं किया कुछ काम रहने की वजह से। तो आज हम ये सेशन जो है सो अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा यह है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स, जो कि आपको जब भी आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया तो आप यहाँ पर 1 मार्क आपका कंफर्म कर सकते हैं साइंस के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और करते हैं हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट सीटेड साइंस पेपर 2 के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पार्ट ऑफ अ बल्ब एमिट्स लाइट। यानी कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बल्ब का कौन सा भाग प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों इसमें। ऑप्शन ए है फिलामेंट, ऑप्शन बी है ग्लास एनवेलप, ऑप्शन सी है बेस और ऑप्शन डी है सॉकेट। फिलामेंट जो होता है दोस्तों, जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर जो आपको तार लगी हुई नज़र आती है ऊपर से, जो बारीक पतली तार, उसे कहते हैं फिलामेंट। और जो ग्लास इन्वेलप है, जो ऊपर वाला राउंड शेप आपको बल्ब का जो नज़र आएगा कांच का, ग्लास का, वो रहेगा ग्लास इन्वेलप। बेस किसे कहेंगे हम, जो बल्ब का जो निचला वाला पार्ट जो होता है, जहाँ पर हम स्क्रू करके बल्ब को घुमाकर हम फिट करते हैं। और सॉकेट ये आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में या फिर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं सॉकेट। तो विच पार्ट ऑफ द बल्ब एमिट्स लाइट, यानी कि बल्ब का कौन सा भाग प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो यहाँ पर ऑप्शन ए होना चाहिए, यानी कि फिलामेंट। अगर फिलामेंट यहाँ पर, अगर फिलामेंट तक अगर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है, करंट पहुँच जाता है, तो वो हीट अप होता है और हीट होने की वजह से वो वहाँ पर रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है या फिर लाइट देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखिएगा, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ग्लास एनवेलप इन अ बल्ब। ग्लास एनवेलप मैंने अभी कहा आपको, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, अगर कोई लाइट है, कोई बल्ब है और बल्ब का जो ऊपरी जो पार्ट होता है जो ग्लास का बना होता है, अभी एलईडी जो आ रहे हैं फाइबर के भी आ रहे हैं, तो वो जो पार्ट है उसे हम कहते हैं ग्लास एनवेलप। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ग्लास एनवेलप इन अ बल्ब, बल्ब में कांच के आवरण का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शन क्या है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, सी है टू इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की चमक बढ़ाने के लिए, और डी है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। तो अगर हम इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए, अगर हम उसके पर्पज़ की, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है, तो जो ऑक्सीडेशन होता है, जो जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, तो ऑक्सीकरण से फिलामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको बचाने के लिए, ऑक्सीकरण से उसको बचाने के लिए इसका मेन उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, फिलामेंट को ऑक्सीकरण, यानी कि टू प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच टाइप ऑफ सेल इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड डिवाइसेस लाइक रिमोट कंट्रोल, यानी कि रिमोट कंट्रोल जैसे घरेलू उपकरणों में आमतौर पर किस प्रकार की सेल का उपयोग किया जाता है। हमारे जो घरों में हम टीवी के रिमोट्स या फिर जो एलईडी के रिमोट्स, जो भी अलग अलग रिमोट्स आते हैं, तो उन रिमोट के अंदर जो सेल यूज़ करते हैं, तो वो सेल किस टाइप के होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है अल्कलाइन, यानी कि क्षारीय कोशिका, बी है लीड एसिड सेल, यानी कि लीड एसिड कोशिका, सेल को कोशिका भी कहते हैं, सी है लिथियम आयन सेल, और डी है जिंक कार्बन कोशिका, यानी कि जिंक कार्बन सेल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो है जिंक कार्बन सेल, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हमारे घर के जो डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइसेस में, जैसे कि रिमोट्स हो गया, बच्चों के टॉयज़ हो गए, जो खिलौने आते हैं बच्चों के, तो उनके अंदर जो हम सेल यूज़ करते हैं,
तो वो सेल होते हैं जिंक कार्बन सेल, यानी कि जिंक कार्बन कोशिका के। लिथियम आयन सेल जो होता है दोस्तों, ये रिचार्जेबल होता है, जिसे हम वापस चार्ज करके वापस से हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर पूछा गया आपको कि रिचार्जेबल सेल किस टाइप के हैं, तो वो होते हैं आपके लिथियम आयन सेल के। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सेल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ में सेल का क्या कार्य है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर विद्युत परिपथ में सेल का क्या कार्य है। ऑप्शन है टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। बी है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा को के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए। सी है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। या फिर डी है टू इंक्रीज द वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ सेल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या फिर विद्युत परिपथ के अंदर जो सेल का फंक्शन होता है या फिर सेल का जो काम होता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करना। विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने का जो काम होता है वो होता है एक सेल का फंक्शन, एक सेल का कार्य। तो इसका राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए सी, यानी कि टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। विच टाइप ऑफ अ सेल इज़ रिचार्जेबल, यानी कि किस प्रकार की सेल रिचार्जेबल होती है। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन पहले ही कहा था कि किस टाइप के सेल को हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्जेबल हो सकती है। तो एक था हमने जिंक कार्बन देखा था और दूसरा जो सेल था वो था हमारा लिथियम आयन सेल। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है ऑप्शन लिथियम आयन सेल का, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लिथियम आयन कोशिका या लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन सेल जो होते हैं दोस्तों ये रिचार्जेबल होते हैं, ये हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपन्स इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है। देखिए करंट के जो सर्किट होते हैं दोस्तों, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है क्लोज सर्किट। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर एक है बल्ब और एक वायर हमने उसे जोड़ दिया है और इस तरह से यहाँ पर एक सेल लगा दिया है हमने उसके, और ये यहाँ से एक वायर इससे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन ये वायर यहाँ पर खुला है, ये वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं है अभी पूरी तरह से। ये वायर इधर से कनेक्ट हो गया इसको, ये वायर यहाँ पर खुला है, अभी ये कनेक्ट नहीं है आपस में, तो ये हो गया ओपन सर्किट। लेकिन अगर इसी वायर को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये सर्किट पूरा करेंगे। यहाँ पर एक सेल लगा है, यहाँ पर एक बल्ब लगा है, देखिएगा यहाँ पर एक ये है सेल और यहाँ पर हमने एक लगा दिया है बल्ब फॉर एग्जांपल। लेकिन ये जो 2 वायर है, हमने एक वायर को सेल से जोड़ दिया है और इधर से उसे बल्ब से जोड़ दिया है हमने, और यहाँ से इस वायर को सेल के दोनों साइड में हमने एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तरफ जोड़ दिया है। तो ये क्लोज सर्किट है, जहाँ पर एक सर्किट पूरी की पूरे वहाँ पर एक सर्किट फ्लो को पूरा कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ से इसे कट कर देंगे, यहाँ से हम इसे अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो 2 तरह के सर्किट है, एक क्लोज सर्किट और एक है ओपन सर्किट। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इन एन ओपन सर्किट, यानी कि ओपन सर्किट में क्या होता है। तो ऑप्शन क्या है, करंट फ्लो स्मूथली, यानी कि करंट स्मूथली फ्लो करता है, धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है, करंट कैन नॉट फ्लो, धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, वोल्टेज ड्रॉप्स टू ज़ीरो, वोल्टेज शून्य हो जाता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज, यानी कि प्रतिरोध कम हो जाता है। तो जब एक ओपन सर्किट रहेगा तो वहाँ पर करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि वायर हमने बीच में से वहाँ से कट कर दिया है। अगर वायर कट हो जाएगा और वायर 2 अलग अलग पार्ट में अगर बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो करंट फ्लो नहीं होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, करंट कैन नॉट
फ्लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। इन एन ओपन सर्किट व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रिक पाथ, यानी कि खुले परिपथ में विद्युत पथ की स्थिति क्या होती है। इन एन ओपन सर्किट व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल पाथ। तो ऑप्शन क्या है, इट इज़ कंप्लीट, बी है इट इज़ ब्रोकन, सी है इट इज़ पार्शली कनेक्टेड और डी है इट इज़ ओवरलोडेड, यानी कि ये पूर्ण है, ये टूट गया है, ये आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है, ये अति भारित है यानी कि ओवरलोडेड है। तो एक ओपन सर्किट है, हमने अभी देखा था कि ओपन सर्किट में क्या होता है, एक खुले परिपथ में विद्युत पथ की स्थिति क्या होती है। तो ये इट इज़ ब्रोकन यानी कि ये टूट जाता है, इट इज़ ब्रोकन, ये टूट जाता है। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा इट इज़ ब्रोकन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग अ क्लोज सर्किट। बंद सर्किट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन क्या है देखिएगा, इट हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, बी है इट अलाउज करंट टू फ्लो कंटिन्यूसली, सी है इट इज़ ऑलवेज टर्न ऑफ और डी है इट इज़ इनकम्प्लीट। यानी कि बंद सर्किट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही है, वो बताना है आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है देखिएगा, इसका अनंत प्रतिरोध है यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और ये धारा को निरंतरता प्रवाहित करने की अनुमति देता है, ये हमेशा बंद रहता है, ये अधूरा है, ये अधूरा है। तो एक क्लोज सर्किट में क्या होता है दोस्तों, तो क्लोज सर्किट में हमेशा से करंट फ्लो करता है, कंटिन्यूसली करंट फ्लो करता है। हमने वायर को जोड़ दिया है और एक सर्किट को कंप्लीट अगर कर दिया है हमने, अगर हम बीच में एक स्विच भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपने स्विच ऑन किया है, स्विच ऑन किया है तो वो सर्किट जो हो जाएगा वो क्लोज हो जाएगा और वहाँ से करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूसली। लेकिन अगर हम स्विच को ऑफ़ करते हैं तो वो ओपन सर्किट हो जाएगा, क्योंकि स्विच जो था वो हमने ऑफ़ कर दिए है। स्विच ऑफ़ करने की वजह से जो कनेक्टिविटी थी उस सर्किट के बीच की वो वहाँ से कट हो गई है। तो वो क्या होगा, वो होगा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी यानी कि इट अलाउज करंट टू फ्लो कंटिन्यूसली। तो क्लोज सर्किट में हमेशा से करंट जो होता है वो फ्लो करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ स्विच इज टर्न ऑफ इन अ क्लोज सर्किट व्हाट हैपन्स, यानी कि जब किसी बंद सर्किट में स्विच बंद कर दिया जाता है तो क्या होता है। एक बंद सर्किट है यानी कि क्लोज सर्किट है और उस क्लोज सर्किट के अंदर अगर हम टर्न ऑफ कर रहे हैं, स्विच को बंद कर रहे हैं तो क्या होगा, करंट इंक्रीजेस, यानी कि क्लोज सर्किट है और हमने वहाँ पर जाकर स्विच को ऑफ कर दिए तो करंट बढ़ेगा वहाँ पर, या फिर करंट डिक्रीसेस, धारा कम हो जाती है, करंट स्टॉप यानी धारा रुक जाती है, या फिर वोल्टेज डिक्रीजेस तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये कि अगर एक क्लोज सर्किट है और हम वहाँ पर जाकर स्विच को ऑफ़ कर रहे हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद क्या होगा, करंट वहाँ पर रुक जाएगा। सीधी सीधी बात है, वहाँ पर करंट रुक जाएगा यानी कि धारा वहाँ पर रुक जाती है। करंट स्टॉप, ये ऑप्शन जो अलग अलग दे रहा है, करंट बढ़ जाएगा, स्विच ऑफ करने के बाद करंट थोड़ी बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है, सिर्फ एक ऑप्शन सही रहेगा, करंट स्टॉप्स यानी कि वहाँ पर धारा रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का उद्देश्य क्या है। विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन क्या है, टू इंक्रीज करंट फ्लो, बी है टू रेगुलेट वोल्टेज, सी है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस और डी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट। यानी कि विद्युत परिपथ में फ्यूज़ का उद्देश्य क्या है, धारा प्रवाह को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, प्रतिरोध प्रदान करने के लिए, या फिर ओवर करंट से बचाने के लिए। तो फ्यूज़ जो हम लगाते हैं दोस्तों, ये क्यों लगाते हैं, ताकि ओवर करंट या फिर जो ओवरलोड होता है, वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो आपकी जो अप्लायंसेस है, आपका जो टीवी है, फ्रिज है या फ़ैन है, तो अगर कम ज़्यादा वोल्टेज अगर होता है, वोल्टेज एकदम कम है, फिर अचानक से बढ़ जाएगा तो आपके जो अप्लायंसेस है वो डैमेज हो सकते हैं उसकी वजह से, या फिर जो आपकी टीवी है, जो फ़ैन है, ये आपके इसकी मोटर जो सो बर्न हो सकते हैं, जल सकते हैं। तो इसकी वजह से हम
अपने घरों में या फिर फैक्ट्रीज़ में हम वहाँ पर फ्यूज़ को लगाते हैं, ताकि अगर ओवर करंट होता है, अगर धारा प्रवाहित अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पर वो फ्यूज़ कट हो जाएगा या फिर फ्यूज़ मेल्ट होकर वहाँ पर पिघल जाएगा, जिसकी वजह से ओवर करंट होने की वजह से आपके जो अप्लायंसेस रहेंगे तो वो वहाँ पर सेफ़ रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट, यानी कि ओवर करंट से बचाने के लिए हम फ्यूज़ को वहाँ पर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच पार्ट ऑफ द बल्ब प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फिलामेंट, यानी कि बल्ब का कौन सा भाग फिलामेंट को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी यहाँ पर लगा दी है आपको समझाने के लिए कि बल्ब जो होता है तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगर हम इस पिक्चर की बात करेंगे दोस्तों तो ये ऊपर वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है राउंड वाला, तो ये है आपका ग्लास एनवेलप, इसे हम कहेंगे ग्लास एनवेलप या फिर कांच का लिफाफा जो बल्ब के ऊपर जो होता है, इसे कहेंगे ग्लास लिफाफा या ग्लास एनवेलप। उसके बाद आपको ये जो बारीक जो तार नज़र आ रहा है, ऊपर से जो वायर नज़र आ रहा है, ये होता है फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट जो कि एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये सपोर्टिंग वायर्स होते हैं, ये वाले सपोर्टिंग वायर्स होते हैं, और ये जो नीचे सपोर्ट होता है इसे कहते हैं हम स्टेम। ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसे कहते हैं हम स्टेम, जो कि हमारे फिलामेंट को सपोर्ट करता है। और ये वाला जो है ये होता है बल्ब का कैप, और ये नीचे वाला जो है ये पार्ट है, ये बेस है, ये बल्ब का बेस है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्वेश्चन की दोस्तों, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द बल्ब प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फिलामेंट, यानी कि बल्ब का कौन सा भाग फिलामेंट को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो हमने अभी देखा कि ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट को जो सपोर्ट कर रहा है मैकेनिकल सपोर्ट, वो ये वाला पार्ट कर रहा है जिसे हम स्टेम कहते हैं, जिसे हम स्टेम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर भी रहेगा दोस्तों स्टेम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ कॉमनली यूज्ड एज द फिलामेंट मटेरियल इन इनकैंडेसेंट बल्ब, यानी कि बल्बों में फिलामेंट सामग्री के रूप में आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। जो फिलामेंट जो होता है दोस्तों, ये कह रहा है कि जो कॉमनली जो यूज़ होने वाला है, आमतौर से जो यूज़ होने वाला जो मटेरियल है जो कि फिलामेंट के लिए यूज़ होता है, मैंने अभी कहा था आपको कि वो स्पेशल एक मटेरियल से बना होता है। तो कौन सा मटेरियल है, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन और सिल्वर। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा सी, यानी कि टंगस्टन। जो फिलामेंट का जो ऊपर वाला जो तार होता है, जो वायर होता है पतला सा, वो टंगस्टन का बना होता है। जैसे ही वहाँ पर करंट फ्लो होकर वहाँ तक पहुँचता है फिलामेंट तक, तो वो वहाँ पर हीट अप होता है, और हीट होने की वजह से वो वहाँ पर लाइट हमें, प्रकाश हमें देता है। तो वो जो वायर होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी बल्ब का कौन सा भाग विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है। तो देखिए अभी हमने जो पिछली जो डायग्राम, पिछली जो पिक्चर देखी है बल्ब की, वहाँ पर हमने देखा था कि किस पार्ट को बल्ब के क्या कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम कनेक्ट होने वाला पार्ट जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर से जो कनेक्ट होता है, तो उस पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो फिलामेंट तो हमारा ऊपर है, ग्लास एनवेलप जो ऊपर का ग्लास का जो कांच का जो बना हुआ आपको लिफाफा नज़र आ रहा है उसे हम ग्लास एनवेलप कहते हैं। बेस जो होता है दोस्तों, बेस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये बेस जो है ये होता है हमारे वायर से, इलेक्ट्रिकल वायर से जुड़ा हुआ, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज़ कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, यानी कि बल्ब का कौन सा भाग विद्युत आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो वो बेस होता है, और स्टीम जो होता है वो फिलामेंट को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, व्हाट हैपन्स टू द फिलामेंट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, यानी कि जब फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का क्या होता है। यानी कि जब फिलामेंट से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही करंट फ्लो होता है फिलामेंट से, जब हमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद वायर से होते हुए करंट हमारा फिलामेंट तक पहुंचा,
और जैसे ही फिलामेंट तक पहुंचता है तो फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट क्या करता है। तो ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, इट एक्सपैंड्स यानी कि फैलता है, ये फैलता है। उसके बाद ऑप्शन बी है इट कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि ये सिकुड़ता है, ये सिकुड़ता है। इट मेल्ट्स ये पिघलता है। और ऑप्शन डी है इट एमिट्स लाइट एंड हीट, ये प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करता है। तो सीधी सीधी बात है, एक 7वीं 8वीं क्लास के अगर आप बच्चे को भी अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे तो वो भी यहाँ पर कह सकता है कि अगर फिलामेंट का टॉपिक अगर उसे समझ में आ गया तो फिलामेंट को जैसे ही फिलामेंट तक करंट पहुँचेगा तो फिलामेंट क्या होगा, वो प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करेगा, वो एमिट करेगा, एमिट लाइट एंड हीट। जैसे ही वो उस तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुँचेगी, करंट पहुँचेगा तो वहाँ पर हीट देगा और जिसकी वजह से हमें लाइट या फिर हमें रोशनी मिलेगी दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये प्रकाश और गर्मी उत्सर्जित करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इनर्ट गैस फिलिंग इनसाइड द ग्लास एनवेलप ऑफ सम बल्ब्स। कुछ बल्बों के कांच के आवरण के अंदर अक्रिय गैस भरने का उद्देश्य क्या है। देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द इनर्ट गैस फिलिंग इनसाइड द ग्लास एनवेलप ऑफ सम बल्ब्स, यानी कि जो ग्लास इन्वेलप होता है, जो ऊपर का जो राउंड शेप वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर एक टाइप की गैस भरी होती है। तो उस गैस का पर्पस क्या है, उस गैस का पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या है, टू रिड्यूस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध को कम करने के लिए, टू इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ द फिलामेंट यानी कि फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए, टू इन्हेंस द कलर ऑफ एमिटेड लाइट यानी कि उत्सर्जित प्रकाश के रंग को बढ़ाने के लिए, या फिर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। तो हमने जो फर्स्ट या सेकंड जो क्वेश्चन देखा था दोस्तों, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था। तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन यानी कि फिलामेंट को ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, फिलामेंट के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द फिलामेंट। तो ये थे हमारे दोस्तों आज के 15 MCQs क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी और करंट के ऊपर थे, और इससे थोड़ा हाई लेवल का हम इलेक्ट्रिसिटी और करंट के ऊपर टॉपिक लेंगे अपने नेक्स्ट आने वाले सेशंस के अंदर। तो बने रहिएगा। अब तक के जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए